हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं बिहार के नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी पे। जी हां दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब बेहतरीन तरीके से मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हां दोस्तों, अब आपके पास कुछ भी नहीं है सिर्फ पढ़ाई करने के सिवा। जी हां दोस्तों, चूँकि एग्ज़ाम आपके पास आ रहा है, धीरे धीरे समय बीतती जा रही है दोस्तों। और आज मैं आपके लिए संसाधन का संपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आया हूं। जी हाँ दोस्तों, मैंने ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा रखी है, आप जाकर के देख सकते हैं। आज मैं वही सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा और यह अति लघुतरीय प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, यह जो मैं करा रहा हूँ अति लघुतरीय प्रश्न है। मैं आपके लिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी लाऊंगा। जी दोस्तों, तो आज देर ना करते हुए चलिए हम लोग सीधे अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और सीधे क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, फसल चक्रण किसे कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, फसल चक्रण किसे कहते हैं? तो हमारा आंसर होगा, एक ही भूखंड पर बदल बदल कर फसल उगाने की प्रणाली को फसल चक्रण कहते हैं। एक फसल उगाने के बाद अगली कौन सी फसल उगनी चाहिए, है ना, यह नमी तथा सिंचाई की व्यवस्था पर निर्भर है। इसका मुख्य कारण दलहनी पौधों की जड़ों में उपस्थित राइजोबियम जीवाणु की गांठ का होना है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में समझाता हूँ। देखिए, आपसे प्रश्न किया गया था फसल चक्रण क्या है, यही पूछा गया था। तो फसल चक्रण का अर्थ होता है फसल को घुमा फिरा करके लगाना, उसी ही फसल चक्रण कहते हैं। यानी फसलों का एक चक्र चलता है। जी, जैसे कि मान लिया जाए कि मैंने साल में कम से कम 3-4 बार फसल लगाए, जिसमें से कम 2 फसल ऐसे लगानी होगी जो दलहन की होनी चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं तो तीसी, मूंग, ये सब चीज़ की मतलब कि दलहनी फसलों को ही हमें लगानी चाहिए। चार मतलब पूरे साल में मैं 4 फसलों को उगाता हूँ, तो जिसमें से 2 फसल किसी और भी चीज़ का लगा सकते हैं, जैसे आलू हो गए, सब्जी वगैरह। लेकिन और 2 फसल जो होंगे हमें किस चीज़ का लगाना चाहिए? तो दलहनी पौधों लगाना चाहिए। और किस लिए दलहन के पौधे लगानी चाहिए? क्योंकि दलहन वाले पौधों की जड़ में एक जीवाणु उपस्थित होते हैं, राइजोबियम जीवाणु, जो मिट्टी को काफ़ी उपजाऊ बनाने का कार्य करते हैं, जिससे हमारा फसल काफ़ी ज़्यादा उत्पन्न होता है, जिसकी पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। जी हाँ दोस्तों, आई होप कि आपको यह आंसर समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 2 है, यह कहता है समुच्चय कृषि से आप क्या समझते हैं, है ना। समुच्चय कृषि किसे कहते हैं? तो चलिए पहले हम लोग डिफिनेशन को देखेंगे, फिर मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा दूंगा। समुच्चय कृषि वैसी कृषि जिसे पर्वतीय क्षेत्रों में वृत्ताकार रूप से किया जाता है, और इस प्रकार के कृषि की आकृति समुच्चय रेखा जैसे दिखाई देती है। आगे देखते हैं, इसीलिए इसे समोच्च कृषि कहा जाता है, जिसमें मिट्टी के पोषक तत्व जल के साथ नहीं बहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब इसे हम शॉर्ट में समझते हैं। समझ में आ गई होगी, मैंने पढ़कर बता दिया। तो देखिए, इसे मैं बताता हूँ बहुत सरल शब्दों में। समोच्च कृषि, जी दोस्तों, तो समोच्च कृषि जो होती है यह ज़्यादातर पर्वतीय क्षेत्रों में किए जाते हैं, पर्वत पर किए जाते हैं। और पर्वत की जो आकृति होती है वह थोड़ी सी टेढ़ी टेढ़ी होती है, समतल नहीं होते हैं, है ना। तो पर्वत पर जब खेती किया जाता है तो वे वृत्ताकार, यानी वृत्त का मतलब होता है गोल रूप से दिखाई देना, यानी कि जब फसल लगते हैं उस पर तो गोल रूप से दिखाई देते हैं, एकदम चारों तरफ गोल गोल हरियाली रहता है ना। तो उससे पर्वतीय क्षेत्र में किया जा रहा है, जिसकी आकृति निश्चित नहीं होगी, है ना, आकृति कहीं पे उच्च नीच होगी। तो इस प्रकार से जब जैसे कि इसमें पोषक तत्व होते हैं, मिट्टी में पोषक तत्व होते हैं, तो वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक बह करके
जल के साथ नहीं जाते हैं, चूँकि वहीं फंसे रह जाते हैं। ऊंच नीच होने के कारण जब वर्षा होती है तो जो पोषक तत्व होते हैं मिट्टी में वे वहीं के वहीं दबे रह जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ फसल की पैदावार भी बहुत ज़्यादा होती है। जी हाँ दोस्तों, आई होप कि आपको यह क्वेश्चन और आंसर दोनों समझ में आ गया होगा। समुच्च कृषि किसे कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, हमारी तीसरी क्वेश्चन नंबर है प्यारे साथी, यहाँ पे पवन अपरदन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है? जी हाँ दोस्तों, पवन अपरदन वाले क्षेत्र में तो मैं बता दूं आपको, यहाँ पे पवन अपरदन वाले क्षेत्र में है ना मिट्टी के कारण है ना, पवन अपरदन वाले क्षेत्र में मिट्टी के कण है ना, मिट्टी के कण जो होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक ना जा पाए, इसके लिए फसलों के बीच घास की पट्टियाँ लगा दी जाती है ना, घास की पट्टियाँ लगा दी जाती है, जिससे मृदा का अपरदन नहीं होता है और मृदा के पोषक तत्व संरक्षित रहते हैं, जिससे पैदावार अच्छी होती है। चलिए दोस्तों, अब इसे हम शॉर्ट फॉर्म में समझते हैं। पवन अपरदन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, तो आपको बताना होगा पट्टिका कृषि। जी हाँ दोस्तों, कौन सी कृषि? पट्टिका कृषि। अब इसे समझते हैं। पट्टिका मतलब पट्टियों की तरह इसे अपनाया जाता है, समझते हैं है ना। पवन अपरदन वाले क्षेत्र में जहाँ पे तेज आंधी चलती है, जिसके वजह से मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान उड़ करके चले जाते हैं और जिसके वजह से वहाँ पे फसलों की पैदावार बहुत ही कम होती है, क्योंकि मिट्टी के पोषक तत्व उड़ करके है ना कहीं और चले जाते हैं, खेतों से इधर उधर चले जाते हैं है ना। तो इसीलिए मिट्टी जो होते हैं अनु उपजाऊ हो जाते हैं। तो उन्हें बचाने के लिए क्या किया जाता है? किसान लोग क्या करते हैं, खेतों के बीच में पट्टियाँ लगा दी जाती है, जिसे गांव की भाषा में आरी कहा जाता है ना। आरी से घेर देते हैं, एक पट्टी लगा देते हैं और जो भी पोषक तत्व होते हैं वे उड़ करके या फिर जल के माध्यम से या फिर किसी भी माध्यम से अपरदन नहीं होता है। अपरदन कहने का मतलब है एक जगह से दूसरे जगह चले जाना है ना, उसे ही अपरदन कहते हैं। तो जब पट्टियाँ लगा दी जाती है, चारों तरफ खेत को घेर दिया जाता है, जिससे जितने भी पोषक तत्व होते हैं वे वहीं के वहीं स्थिर रह जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा पाते हैं। और इस प्रकार की पद्धति को अपनाना ही पट्टिका कृषि कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आई होप कि आपको यह आंसर समझ में आ गई होगी। आप लोग इस आंसर को नहीं लिखिएगा प्यारे साथी, है ना। जो समझ में आ रहा है आप उसे लिखिएगा, आप उसे नोट कीजिएगा तो काफ़ी बेटर होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, मृदा संरक्षण के लिए फसल चक्रण क्यों आवश्यक है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है। मृदा संरक्षण के लिए, मृदा को बचाने के लिए फसल चक्रण बहुत ही ज़रूरी है ना। चूँकि फसल चक्रण होंगे तभी तो हमारी फसलों की पैदावार अधिक होगी, समझते हैं। क्योंकि फसल चक्रण के क्रम में है ना मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया संपन्न होती है, अतः राइजोबियम नामक जीवाणु के द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को है ना, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्राइड में बदल दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, समझिएगा, नाइट्राइड में बदल दिया जाता है, जिससे मृदा में नाइट्रोजन की पुनः पूर्ति हो जाती है। अतः इस प्रकार फसल चक्रण मृदा संरक्षण में आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं समझाता हूँ इसे शॉर्ट फॉर्म में। मृदा संरक्षण के लिए फसल चक्रण क्यों आवश्यक है? क्योंकि हमने पीछे बता दिया फसल चक्रण किसे कहते हैं, है ना। और मृदा संरक्षण को हमें बचाना है तो फसल चक्रण करना ही पड़ेगा, है ना। फसल चक्रण करने से क्या होता है, हम लोग दलहनी पौधों को लगाते हैं और दलहनी पौधों में क्या होता है, राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु भी कहते हैं उसे। जी हाँ दोस्तों, उससे हम लोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु भी कहते हैं। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन जो है समझ में आ गया है। जी दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है?
5 जो क्वेश्चन नंबर है वह कहता है भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है और उनकी क्या विशेषता है। जहाँ दोस्तों भारत के किन किन भागों में नदी डेल्टा का विकास है और विशेषता बतानी है। चलिए हम लोग देखते हैं। नदी डेल्टा का विकास जो है कृष्णा, कावेरी और महानदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। चलिए दोस्तों समझते हैं अवसाद क्या होता है और जमाव क्या होता है। यानी नदी डेल्टा का जो विकास है ना प्यारे साथी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, इन सभी नदियों से मतलब कि इन सभी बहुत बड़ी बड़ी नदी है और इन सभी में जो भी अपशिष्ट होते हैं, जो भी पदार्थ होते हैं, जो भी मिट्टी के कण होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वे सारी चीज़ें बह करके एक जगह इकट्ठी हो जाती है जिसे जमाव कहते हैं और इन्हीं से ही नदी डेल्टा का निर्माण होता है। जी हाँ दोस्तों, आगे समझते हैं इनकी विशेषता, इनकी क्या विशेषता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे इनकी विशेषता निम्नलिखित है। सबसे पहला इनकी विशेषता है नदी डेल्टा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जहाँ दोस्तों चूंकि कई नदियों से मिल करके वहाँ पे कई प्रकार के पोषक तत्व भी उपस्थित होते हैं और इसीलिए और जलोढ़ मिट्टी काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होते हैं, इसीलिए वहाँ की फसल जो होती है काफ़ी ज़्यादा होता है। और दूसरी विशेषता है नदी डेल्टा की मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। मैंने बताया चूँकि जलोढ़ मिट्टी है तो जलोढ़ मिट्टी में जो फसल होते हैं उनके उत्पाद बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और तीसरा, इस मिट्टी का जो रंग होता है ना, कैसा होता है तो भूरा होता है ना। नदी डेल्टा की जो मिट्टी होती है उसकी रंग कैसी होती है तो भूरा होता है। आई होप कि सारी चीज़ें, सारी आंसर आपको एक एक आंसर बढ़िया से समझ में आ रही होगी। जी हाँ दोस्तों, यदि चीज़ें याद हो रही है, समझ में आ रही है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। जी दोस्तों, और 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा जो कि यह पूछता है दोस्तों, खादर और बांगर क्या है। प्रश्न क्या है, खादर और बांगर क्या है। चलिए समझते हैं। पहले हमारा है खादर। यह नए जलोढ़ मिट्टी है, यह नया जलोढ़ मिट्टी होता है, इसीलिए इसे नवीन जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। इसमें इसमें महीन से महीन कण पाए जाते हैं जो बालू एवं मृतकों का मिश्रण होता है जो काफ़ी उपजाऊ हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह मिट्टी जो होते हैं नए जलोढ़ मिट्टी होते हैं, इसीलिए इसको नवीन जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। और इसमें क्या होते हैं ना, जलोढ़ मृदा यानी कि खादर में महीन महीन छोटा छोटा कण पाया जाता है, बालू पाए जाते हैं, मृतकों का मिश्रण यानी कि सड़े गले जीव जंतुओं का भी मिश्रण होता है और जो कि काफ़ी उपजाऊ होते हैं, इसे खादर कहते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वांगर किसे कहते हैं, दूसरे पॉइंट को समझते हैं। वांगर, यह पुरानी मिट्टी होने के कारण इसमें कंकड़ एवं बंजरी की मात्रा अधिक होती है, यानी बंजरीली टाइप की होती है, कंकड़ सब होते हैं। पुरानी मृदा है यह, है ना, जो मिट्टी को अनुपजाऊ बना देती है, जिसे वांगर कहते हैं। वांगर सबसे पुरानी मिट्टी है और इसमें कंकड़ीली, बंजरीली, पथरीली टाइप की अधिक मात्रा में हमें मिलते हैं और मिट्टी को अच्छा नहीं बनाता है ना, अनुपजाऊ बना देता है, यानी कि बहुत खराब बना देता है। जी हाँ दोस्तों, और उसे को हम क्या कहते हैं, वांगर कहते हैं। आई होप कि आपको यह भी आंसर समझ में आ गई होगी। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो काफ़ी बेहद पसंद आई। दोस्तों पसंद आई तो आप जरूर लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपने हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे, इसके लिए मैं आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू दोस्तों।